यूनान शिप हादसा जिसने पूरे पाकिस्तान को इस वक्त सोगवार किया हुआ है, गमज़दा कैफियत है। ये वाहिद पाकिस्तानी है जो कि जितने सर्वाइवल हैं और ख़ुसूसन पाकिस्तानी उनसे मिले हैं। अच्छा अली भाई, पाकिस्तानियों की एग्जैक्ट तादाद कितनी थी, उसमें कितने नौजवान, बच्चे और ख़वातीन शामिल थी? अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 250 प्लस हैं। 300 भी कुछ लोग कह रहे हैं, 310 भी कह रहे हैं, लेकिन 250 प्लस। 250 प्लस पाकिस्तानी में से कितने सर्वाइवल हैं इस वक्त? 12 जी। ये 3-4 दिन के बाद जब समंदर के एन बीच आ जाते हैं तो ये रास्ता भूल जाते हैं। क्योंकि कल मैं मालाकासा कैंप, जहां अब वो पाकिस्तानी हैं जो सरवाइव किया जिन्होंने, उनसे मैं मुलाकात करके आया हूँ। इसके अंदर जी कोई कैप्टन नहीं था, कार्गो शिप था, खराब पड़ा हुआ था, इसको अलाउ नहीं था कि ये समंदर में आए। और ये जो लोग ट्रैफिक में मुलव्वस थे, इन्होंने उसका इंजन ऐसे कैसे भी उसे ठीक करके तो इसको इस काबिल बनाया कि चले हम रिस्क लेते हैं। 2-3 दफ़ा इन्होंने कोशिश की उसको ठीक करने की। ठीक करने के बाद ये थोड़ा सा चल के जाती थी, फिर ख़राब हो जाती थी। एक कार्गो शिप गुजरता है तो ये उनसे हेल्प मांगते हैं। तो इन्होंने पानी वगैरह मांगा, कहा कि हम 2-3 दिन से भूखे हैं तो हमें कुछ खाने को दिया जाए। तो उन्होंने वो चीज़ें इन्हें प्रोवाइड की। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि मज़ीद हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो इसी कशमकश में वो लोग जो है ना वो चले जाते हैं, लेकिन वो इनको वाच कर रहे हैं। तो किस तरह ये पॉसिबल है कि इतने सारे अफराद जो हैं वो डूब चुके हैं और इनको पता ही नहीं लगा? यानी जो लोग ऊपर आ गए थे यही बचे हैं, जो नीचे थे वो नहीं बच पाए। के अंदर जितने भी सर्वाइवल मौजूद थे वो ये कहते थे कि ये हमें रेस्क्यू ना करें कि ये दोबारा हमें यूनान ले जाएंगे, जो कि इटली जाना चाहते थे। ज्यादातर लोग ये कहते थे। तो उन्होंने 104 लोगों को बचाया है, रेस्क्यू किया है, और 79 डेड बॉडीज को उन्होंने उसी वक्त रिकवर किया जितना वो कर सकते थे। उसके बाद वो शिप जो है ना वो इतनी गहराई में चला गया था कि वहाँ रेस्क्यू करना, वहाँ पहुँचना नामुमकिन था। और उन्होंने दूसरे दिन ही ऑपरेशन जो है वो ख़त्म कर दिया था, ये कहते हुए कि हम बेबस हैं, इतनी गहराई में हम नहीं जा सकते। पाकिस्तानी एम्बेसी इस वक्त इस बारे में क्या काम कर रही है? पाकिस्तान एम्बेसी वाहिद एम्बेसी थी जो सबसे पहले वहाँ गई जहाँ इन लोगों को रेस्क्यू किया गया था। नहीं है तो एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट ग्रीस में तमाम आपको डिटेल मिल जाएगी। सारा प्रोसेस उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, 4 नंबर दिए हुए हैं, तो आप उनसे रहनुमाई भी लें। ये जितने भी नौजवान लोग जो कि जा रहे थे, जो कि ख्वाहिशमंद थे इटली जाने के और आगे यूरोप जाने के, उनसे 40-40, 45-45 लाख रुपए लिए जाते हैं। रोजे रोशन की तरह वो बंदा जानता है जो बंदा आ रहा है, सबसे पहले उस बंदे का कसूर है, उनके पेरेंट्स का कसूर है। तो इतना आसान नहीं है जितना आसान बताया जाता है। और ये पहला और आखिरी हादसा नहीं है बदकिस्मती से, ये आगे भी होते रहेंगे। ये रिपोर्ट इसलिए हो गया है क्योंकि इनमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, पाकिस्तानियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और शिप वहाँ से गुजर रहा था जिसमें 60 लोग सवार थे। उसी दिन जिस दिन ये हादसा होता है, आप देखें बेहिसी की इंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं नेओ डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। यूनान शिप हादसा जिसने पूरे पाकिस्तान को इस वक्त सोगवार किया हुआ है, गमज़दा कैफियत है। इसी वाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ यूनान से ही एक पाकिस्तानी मौजूद हैं, अली शेर, जो कि पिछले 15 साल से जो है यूरोप में मौजूद हैं और यूरोप की दीगर कंट्रीज़ में जो है वो ट्रैवल करते हैं और स्पेशली ये काम करते हैं जो कि इनलीगल पाकिस्तानी या दीगर जितने भी लोग सर्वाइव करके यूनान और दीगर जितने भी यूरोप की कंट्रीज़ हैं उसमें पहुंचते हैं, उनके बारे में जो है वो मालूमात इकट्ठी करके लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से फिर उसके बाद की ज़िंदगी किस तरह होती है। और उसके साथ साथ ये जो वाक़या हुआ है सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके ऊपर उन्होंने एक ऐसी तहलका खेज़ जो तहकीक है वो कर रखी है कि जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाहिद पाकिस्तानी है जो कि जितने सर्वाइवल हैं और ख़ुसूसन पाकिस्तानी उनसे मिले हैं, जो कि ये हादसा हुआ है उस हादसे के बाद ये वाहिद पाकिस्तानी है जो कि जाके उन पाकिस्तानियों से मिले हैं और इन्होंने वो फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे किए हैं जो कि एक्चुअल रियलिटी है इस वाक़े की। इनसे जानने की कोशिश करेंगे और इनसे ये भी जानेंगे कि अब जो तमाम पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस वक्त शदीद तकलीफ़ में है कि उनके प्यारे जो हैं वो कहाँ पर आएँ, उनके प्यारे वापस किस तरीके से आएंगे, किस तरह रब्ता हो सकता है, ये भी तमाम मालूमात जो है अली शेर से जानेंगे। अली शेर हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए ग्रीस यूनान से मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया जी जी। अच्छा जी, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो इंसिडेंट है, एक तो लफ्ज़ कश्ती आप यूज़ ना करें, ठीक है जी। ये एक कार्गो शिप था जो कि एक्सपायर था, ख़राब कार्गो शिप पड़ा हुआ था, तो इसको आप कश्ती लफ्ज़ यूज़ ना करें। जहाँ पे ये इंसिडेंट होता है ये ग्रीस के बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, इंटरनेशनल पानी में, और लोगों को जब रेस्क्यू करके वहाँ से लाया गया है ना, तो उस जगह का नाम है कलामाता। तो वहाँ पे मैं पहला जर्नलिस्ट था जो वहाँ पे गया था, पाकिस्तान एम्बेसी वहाँ गई थी वो पहले दिन।
तो मैंने लोगों को जो वहाँ देखा, जो बात की पहले दिन लोगों से, तो 12 पाकिस्तानी थे जिनको रेस्क्यू किया गया था। 2 उस वक्त हॉस्पिटल में थे और 10 थे वहाँ जहाँ उन्हें रेस्क्यू करके रखा हुआ था बाकी लोगों के साथ। और भी ममालिक के लोग थे जिनमें सीरिया और इजिप्ट के लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा थी। हम्म। 104 लोग टोटल जो है वो रेस्क्यू हुए हैं। तकरीबन 750 से ऊपर लोग बताए जा रहे हैं, क्योंकि कल मैं मालाकासा कैंप, जहां अब वो पाकिस्तानी हैं जो सरवाइव किया हम्म। जिन्होंने, उनसे मैं मुलाकात करके आया हूं। तो वो बता रहे हैं कि कमो बेश 750 से ऊपर लोग थे टोटल, जिनमें पाकिस्तानियों की तादाद जो 300 प्लस बताई जा रही है, और जिनमें 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 2 हॉस्पिटल एडमिट थे, अब वो भी ठीक हो गए, मालाकासा कैंप में चले गए हैं, रेफ्यूजी कैंप में। वहां वो असाइलम अप्लाई करेंगे। बिहाइंड द सीन जो उन्होंने मुझे बताया कि ये हादसा जो पेश आता है जब ये लीबिया से चलते हैं, क्योंकि ये एक शिप, ख़राब शिप था, कार्गो शिप था, ख़राब पड़ा हुआ था, इसको अलाउ नहीं था कि ये समंदर में आए। और ये जो लोग ट्रैफिकिंग में मुलव्वस थे, इन्होंने उसका इंजन कैसे कैसे भी उसे ठीक करके तो इसको इस काबिल बनाया कि चले हम रिस्क लेते हैं। इसके अंदर जी कोई कैप्टन नहीं था, ठीक है। अच्छा। मोस्टली आप जब भी शिप को ड्राइव करते हैं तो आपके साथ कैप्टन का होना जरूरी है, जिसको पता है कि मैंने किस सिमत की तरफ जाना। इसमें कैप्टन नहीं था। वही लोग जो डैंकर थे, जो ह्यूमन ट्रैफिकर थे, उन्होंने उनको जिस तरह उनको गाइड किया, जिस तरह वो अमूमन लोगों को गाइड करते हैं कि आपने इस सिमत में जाना है और चले जाना है। ये 3-4 दिन के बाद जब समंदर के एन बीच आ जाते हैं तो ये रास्ता भूल जाते हैं। अब इनको नहीं पता चलता है कि इटली किस तरफ है, हमने किधर जाना है। ये लीबिया के इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं, ठीक है जी। जिसकी वजह से वो जो बंदा जो ड्राइव कर रहा था, जो डैंकर था, जो ह्यूमन ट्रैफिकर था, अरबी लोग थे मिस्र से, जिनकी उनके साथ तकरार हुई। उन्होंने कहा कि आप 3-4 दिन से एक ही जगह पे हम सर्कल में घूम रहे हैं, तुम्हें अगर नहीं पता था तो तुमने इतने ज़्यादा लोगों को क्यों शिप में भरा और हमें आप पानी में ला के आपने छोड़ दिए। तो उस तकरार में उन्होंने जब देखा कि इस बंदे को बिल्कुल हाव नाव नहीं है, तो उन्होंने फिर उसके साथ लड़ाई की, और लड़ाई के नतीजे में वो जो बंदा था उसकी वहीं डेथ हो जाती है। ये लोग अरबी जो सीरियन थे और इजिप्ट से थे। इन्होंने उस कैप्टन को, जो कि बराए नाम कैप्टन था, डैंकर था असल में, उसको इन्होंने, हाँ जी, उसको इन्होंने वहां कत्ल किया, उसको मारा कि आपने इतने लोगों को लोड किया है और आपको रास्ते का नहीं पता। अब ये कश्ती जो है ना वो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी थी, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। 2-3 दफ़ा इन्होंने कोशिश की उसको ठीक करने की। ठीक करने के बाद ये थोड़ा सा चल के जाती थी, फिर ख़राब हो जाती थी। आखिरी टाइम जब ये इंसिडेंट होता है ना, उससे 10 घंटे पहले ये कश्ती मुकम्मल तौर पे, इसका इंजन जो है ना वो काम करना छोड़ देता है और ये वहीं पानियों में खड़ी होती है। इन्होंने एक कार्गो शिप गुजरता है तो ये उनसे हेल्प मांगते हैं, क्योंकि कैप्टन नहीं था। इन्होंने कहीं भी मदद नहीं मांगी, ना कहीं वायरलेस पे किसी को कोई मैसेज भेजा कि हम यहाँ पे हैं और हमें मदद दरकार है। तो कार्गो शिप जो गुजर रहा था उसने इन्हें फिर बताया, जो यूनान की कोस्ट गार्ड है, कि आपके नज़दीक इस तरह जो बहरी जहाज़ है कार्गो, उसके अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं और वो खड़ा हुआ है। वो लोग आते हैं तो उन्होंने फिर आके इनसे पूछा कि आपकी हम क्या हेल्प कर सकते हैं। तो इन्होंने पानी वगैरह मांगा, कहा कि हम 2-3 दिन से भूखे हैं तो हमें कुछ खाने को दिया जाए। तो उन्होंने वो चीज़ें इन्हें प्रोवाइड की। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि मज़ीद हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये थी, जो यहाँ यूनानी मीडिया हमें बता रहा है, पाकिस्तानियों से भी जो बात हुई है, दोनों में अब डिफरेंस है। यूनानी मीडिया की जो कोस्ट गार्ड है वो ये कहता है कि हमने उन्हें कहा कि हम आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन उन लोगों ने रिफ्यूज़ किया क्योंकि वो इटली जाना चाहते थे। उन्हें ये था कि अगर ये लोग हमें रेस्क्यू करेंगे तो ये हमें ग्रीस ले जाएंगे, या हो सकता है मे बी हमें पीछे रिपोर्ट कर दें, तो हमने इटली जाना है। तो ज़्यादातर जो अरब कंट्री के लोग थे उन्होंने डिनाई किया कि हमें आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। तो इसी कशमकश में वो लोग जो है ना वो चले जाते हैं, लेकिन वो इनको वाच कर रहे हैं। जैसे ही शाम का टाइम होता है, अंधेरी रात थी, समंदर गहरा था, 5 से 6 किलोमीटर डीप बताया जा रहा था। तो तब उन्होंने जब देखा कि अब और कोई तरीकाकार नहीं है सर्वाइवल का, तो चले हम इनसे मदद मांगते हैं। तो फिर उन्होंने कोशिश की कि इनकी हेल्प आउट करने की। अब वो जो पाकिस्तानी जिससे मेरी बात हुई है, मैंने उससे ये पूछा कि क्या आया कि कोई रस्सा उन्होंने
जो आप कह रहे हैं कि उससे उन्होंने खींचा तो फिर हमारा शिप जो है ना वो डूबा है। तो उसने कहा जी मैं बैक साइड पे था, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उन्होंने कोई रस्सा डाला या नहीं डाला। मुझे तब पता चला जब हमारा शिप जो है ना वो पानी में गिरना शुरू हो गया, और मैंने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। और ज़्यादातर पाकिस्तानियों की डेथ की जो वजह है वो ये है कि पाकिस्तानी जितने भी थे वो नीचे थे, बिल्कुल शिप के अंदर थे। और क्योंकि हजूम इतना ज़्यादा था, वो इतना ज़्यादा लोडिंग थी उसके अंदर कि कहीं स्पेस नहीं थी कि वो बाहर आ जाते। और ज़्यादातर लोग जो है वो सीरिया से थे, अरब कंट्री के लोग थे, तो वो थोड़े से झगड़ालू भी हैं, वो कर भी लेते हैं। तो पाकिस्तानी जो लोग हैं उन तमाम लोगों को उन्होंने निचले फ्लोर में रखा हुआ था, जिनमें उनकी 3-4 खवातीन भी थी। वो ये ज़्यादातर पाकिस्तानी नीचे थे। तो बिल्कुल जैसे ठीक ये है। शिप पानी में डूबता है तो उनको मौका ही नहीं मिलता कि वो बाहर निकल सके। और ये 20 टन का कार्गो शिप था जो कि इतना वजनी था। वो जैसे ही वो पानी में गया है तो वहीं किस्सा खत्म बिल्कुल हो गया। ठीक है अली भाई, यहाँ दो सवाल है मेरे आपसे। आपने ये कहा कि जो कश्ती है, जो कार्गो शिप है, वो चला रहा था डैंकर, वहाँ पे कोई प्रोफेशनल कैप्टन मौजूद नहीं था, और उसको जो है दौराने इनकी जो भी बातचीत हुई होगी उसे मार दिया गया इसी वाक़े से पहले। और इसी तनाजुर में जो यूनानी कोस्टल गार्ड्स हैं उनको ये चीज़ मालूम थी कि अब इस जो शिप है इसके अंदर कोई कैप्टन मौजूद नहीं है और ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। और वो जो आप बता रहे हैं कि अंदर जितने भी सर्वाइवल मौजूद थे वो ये कहते थे कि ये हमें रेस्क्यू ना करें, कि ये दोबारा हमें यूनान ले जाएंगे, जो कि इटली जाना चाहते थे। ज्यादातर लोग ये कहते थे। ज़्यादातर लोग ये कहते थे। ज्यादातर। तो इसका मतलब ये है कि यूनानी हुकूमत को पता चल गया था कि ये एक कार्गो शिप है जो कि इनलीगल सर्वाइवल कर रहे हैं और यहाँ पर ये ख़राब हो चुका है, ये मामला था। इसका मतलब ये था कि उनको इस चीज़ की मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। ज़ाहिर है कि इस वक्त भी जो फुटेजेस मौजूद हैं उस तमाम चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही थी कि ये कार्गो शिप यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से ये इटली जाना चाह रहा है, तो उनकी नज़र में ये चीज़ थी। तो उसके बाद भी इस चीज़ को क्यों नहीं मेक श्योर किया गया कि यहाँ पर अगर ये शिप मौजूद है इसकी मॉनिटरिंग की जाए, इसको यहाँ से रेस्क्यू किया जाए, और खुदा ना खास्ता जब हर चीज़ आपके पास मौजूद है, कैमरास मौजूद हैं, आप मॉनिटर कर रहे हैं वाक़े से पहले तक की फुटेज, जब वाक़या और रूनुमा हो रहा है, जब शिप जो है वो डूब रहा है, तो किस तरह ये पॉसिबल है कि इतने सारे अफराद जो हैं वो डूब चुके हैं और इनको पता ही नहीं लगा यूनानी हुकूमत को? एक ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि आप ये बता रहे हैं कि ये हमने भी सुना है कि पाकिस्तानी जितने भी थे उनको तमाम को शिप के सबसे निचले हिस्से में रखा गया था, इसकी क्या वजह थी? देखें, इसकी एक वजह तो ये है कि हमारे जो लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं ठीक कि है। ठीक है भाई, हमने अपनी मंजिल पे जाना है, जहाँ भी मिलता है जगह हम बैठ जाते हैं। ठीक है। यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करते बनिस्बत ये जो लोग सीरिया से आते हैं माइग्रेट करके या इजिप्ट से आते हैं। क्योंकि मैं यहाँ 14 साल से रह रहा हूँ तो मैं देखता हूँ, तो ये एक फ़र्क है कि हम लोग जो है ना वो बर्दाश्त कर लेते हैं कि चलें यार हम गुजारा कर लेते हैं। लेकिन 3 दिन के बाद जब इतनी हवस थी कि आपको बाहर पता नहीं क्या हो रहा है, तो 3 दिन के बाद ये जो लोग बचे हैं ना 10-12, इन्होंने कोशिश की और उनसे रिक्वेस्ट की और ये ऊपर आए। यानी जो लोग ऊपर आ गए थे यही बचे हैं, जो नीचे थे वो नहीं बच पाए। अब आप फरमा रहे हैं कि ये इन्हें मेक श्योर करना चाहिए था कि अब इतने लोग हैं और इनके ऊपर उन्होंने नज़र उन्होंने बिल्कुल रखी थी। ये डाटा वहीं से आ रहा क्योंकि उन्होंने नज़र रखी हुई थी। चूँकि ये लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि लोड बहुत ज़्यादा था और इनकी आपस में कोई जहाज़ के अंदर जो है ना वो हलचल ऐसी हुई है कि जिसकी वजह से कुछ गहरा समंदर था, वहाँ रेस्क्यू करना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं था कि अगर एक शिप जो है ना वो पानी के अंदर जा रहा तो उसे हम फ़ौरन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। जैसे ही वो शिप डूबता है और इन्हें पता चलता है कि अब शिप डूब रहा है पानी के अंदर, तो उन्होंने अब ट्राई की है, कोशिश की है कि हम इसको जितनी जल्दी हो सकता है जितने लोगों को हम रेस्क्यू कर सकते हैं। तो उन्होंने 104 लोगों को बचाया है, रेस्क्यू किया है और 79 डेड बॉडीज़ को उन्होंने उसी वक्त रिकवर किया जितना वो कर सकते थे। उसके बाद वो शिप जो है ना वो इतनी गहराई में चला गया था कि वहाँ रेस्क्यू करना, वहाँ पहुँचना नामुमकिन था। और उन्होंने दूसरे दिन ही ऑपरेशन जो है वो ख़त्म कर दिया था, ये कहते हुए कि हम बेबस हैं, इतनी गहराई में हम नहीं जा सकते। अच्छा अली भाई, फिर ये क्यों अगर उन्होंने बर वक्त रिस्पॉन्स दिया बकौल आपके, तो फिर ये क्यों सवालात उठाए जा रहे हैं ईरानी हुकूमत के ख़िलाफ़ कि इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, उसके साथ साथ यूनान में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की अमवात
फिर इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है जब उन्होंने बर वक्त रिस्पॉन्स किया? यकीनन यकीनन गफलत होगी कहीं, इसी वजह से ये लोग निकले हैं बाहर अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कि इतना बड़ा सान्या नहीं होना चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको बचाना चाहिए था, रेस्क्यू करना चाहिए। और मैं आपको ये भी साथ साथ बता दूं कि यूनान की टेरिटरी नहीं थी जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, ये यूनान से बाहर था, इंटरनेशनल पानियों में था। लेकिन आपको अलाउ होता है कि जब इस किस्म की इमरजेंसी हो तो आप मखसूस एरियाज़ में अपनी हदूद के बाहर जाके भी आप ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी हदूद से बाहर जाके उन लोगों को रेस्क्यू किया, ये भी हमें जहन में रखना चाहिए। अब बहुत सारी वजूहात हैं। जो पाकिस्तानी से मेरी बात हुई, उसने कहा जी मुझे तब पता चला जब हमारा जो शिप है वो पानी के अंदर जा रहा था। और अब तसव्वुर करें जब रात के 11 या 12 का टाइम होगा, अंधेरी रात होगी, गहरा समंदर होगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं देख पाते कि क्या हुआ, और इतना बड़ा हजूम होगा, इतनी अफरा तफरी होगी, वहाँ समझना, चीज़ों को इस तरह ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल होता है कि आप एग्जैक्ट कह सकें कि किस तरह वो पानी के अंदर शिप गया था। अच्छा अली भाई, पाकिस्तानियों की एग्जैक्ट तादाद कितनी थी, उसमें कितने नौजवान, बच्चे और ख़वातीन शामिल थी? देखिए, ख़वातीन तो शामिल नहीं थी उनमें पाकिस्तान से, जहाँ ठीक है। तक हमें पता है, जितने लोगों से मेरी बात हुई है। और बच्चे आप कह सकते हैं 15 से ऊपर ऊपर 15 से ऊपर जिनकी उम्रें थी। और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई बंदे को असल जो फिगर्स है ना वो नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है जब ये लोग डंकी लगा रहे होते हैं या इस तरह इलीगल वे, तो हर बंदे को अपनी ज़ात को वो देख रहा होता है कि जी मैं जगह बना लूँ, मुझे मिल जाए। उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाएगा। कितने पाकिस्तानी अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 250 प्लस हैं, 300 भी कुछ लोग कह रहे हैं, 310 भी कह रहे हैं, लेकिन 250 प्लस जो मोस्टली जो फिगर्स हैं, जो सिमिलर लोगों से मैंने पूछा। 250 प्लस पाकिस्तानी में से कितने सर्वाइवल हैं इस वक्त? 12 जी। 12। सही और डेड सही। बॉडीज जो है ना, वो डेड बॉडीज 79 है, जिनमें एक खातून है, और 78 जो है वो जेंट्स हैं। लेकिन उनमें अब एक तरीकाकार के तहत डीएनए की जो सैम्पलिंग हो रही है वो कल तक यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। फिर पाकिस्तान से जो सैम्पलिंग आएगी उन्हें मैच किया जाएगा, फिर पता चलेगा कि आया कि ये पाकिस्तानी है या इनके रिलेटिव हैं या नहीं है। अभी कबल वक्त है ये कहेंगे पाकिस्तानी उसमें डेड बॉडीज में कितने होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली भाई, ये भी है कि इस वक्त यहाँ पाकिस्तान में जो उन तमाम नौजवानों की फैमिलीज़ हैं वो बड़ी परेशान है। पाकिस्तानी एम्बेसी इस वक्त इस बारे में क्या काम कर रही है, वो थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, पाकिस्तान एम्बेसी जो है ना जी, उसने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। पाकिस्तान एम्बेसी वाहद एम्बेसी थी जो सबसे पहले वहाँ गई जहाँ इन लोगों को रेस्क्यू किया गया था। और पाकिस्तान एम्बेसी ने तमाम बाकी एम्बेसी से पहले एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि इतने लोगों को टोटल रेस्क्यू किया गया, इनमें इतने पाकिस्तानी हैं। और ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने बर वक्त, और सारा दिन मैं उनके साथ था, सारा दिन, पहला जो दिन था हम वहाँ गए थे, वो एथन शहर से तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव है जहाँ पे उन लोगों को रेस्क्यू किया गया था। तो एम्बेसी सुबह सुबह ही चली गई थी और सारा दिन उन्होंने यही कोशिश किया कि हम अपने लोगों का जितना ज़्यादा डाटा और जितनी जल्दी हम बता सकें। तो शाम तक उन्होंने वो सारी चीज़ें कर ली थी। और 2 जो लोग थे हॉस्पिटल में उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था, हालांकि हमारे जो काउंसलर थे एफआईए के वो वहीं पे थे कि इंसिस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ हमें मिलने दिया जाए। तो कुछ एसओपी थे जिनकी वजह से उन्होंने एक्सेस नहीं दी। फिर एक दिन बाद हमें ये पता चल गया था कि ये 12 लोग हमारे पाकिस्तानी हैं, 2 हॉस्पिटल में हैं और 10 जो है ना उनसे फिर ये अमला मिल के आया था। अच्छा अली तो भाई। उसके बाद अभी जी जी। सफारतखाना पाकिस्तान ने कुछ 4 नंबर जो है ना वो जारी किए। जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं वो पाकिस्तान एम्बेसी ग्रीस के फेसबुक पेज पे चले जाएं, वहाँ पे पूरी डिटेल इनको मिल जाएगी कि इन्होंने अपनी सैम्पलिंग कैसे करवानी है और फिर सैम्पलिंग के बाद इन्होंने उस सैंपल को किस तरह एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करके भेजना है। और फिर ये विद इन 1 डे में बताएंगे कि आपके प्यारिन में है या नहीं है। तो एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट ग्रीस में तमाम आपको डिटेल मिल जाएगी, सारा प्रोसेस उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, 4 नंबर दिए हुए हैं, तो आप उनसे रहनुमाई भी लें। बिल्कुल ठीक है। लास्टली अली भाई, मुझे ये बता दें कि आप पिछले तकरीबन 14-15 साल से यूरोप में मौजूद हैं और आप उन तमाम लोगों के भी इंटरव्यूज़ करते हैं जो कि डंकी लगाकर आते हैं। उन तमाम लोगों को उनसे आपका मकसद असल यही होता है कि आप बताएं लोगों को कि कितनी मुश्किलात होती हैं जो इंसानी स्मगलर हैं वो किस तरीके से यूज़ करते हैं।
ये थोड़ा सा इस बारे में रोशनी डालिएगा कि ये जितने भी नौजवान लोग जो कि जा रहे थे, जो कि ख्वाहिशमंद थे इटली जाने के और आगे यूरोप जाने के, उनसे 40-40, 45-45 लाख रुपए लिए जाते हैं, और जितने भी स्मगलर्स होते हैं वो पाकिस्तान, यूनान और दीगर जो ममालिक में इनका एक नेटवर्क काम कर रहा होता है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इस दौरान कोई ऐसा मामला हो गया हो जिसमें इनकी आपस में जो है वो कोई क्लैश पड़ गया हो पैसों से लेके, या ऐसा कोई मामला लेन देन से जहां वो कश्ती रोक दी गई हो, और खुदा ना खास्ता जिस तरह ये मिथ भी मौजूद है, और ये सारी चीज़ें जो हैं इनके शफात अभी होने हैं जब तक ये तहकीकात होती हैं, कि ये कश्ती को जान के जो है वो गिराया गया, डुबोया गया, ऐसी भी कोई खुदा ना खास्ता हकाइक सामने आ सकते हैं कि इस मामले में? देखिए फरहान भाई, इस बड़ा अहम क्वेश्चन है। जब आप गैर कानूनी आते हैं, कोई बोर्डिंग पास आपके पास नहीं होता, कोई किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन नहीं होती, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मेरे अल्फाज ज़रूर सख्त होंगे। पिछले 3 साल से मैं तमाम लोगों को रिपोर्ट कर रहा हूँ, जितने भी माइग्रेट करके आते हैं पाकिस्तान से लोग, चाहे वो ग्रीस आएँ, चाहे वो इटली या कहीं भी यूरोप में जाएँ, जो लोग मुझे देखते हैं उनको पता है कि मैं तमाम ममालिक में जाके स्पेशली जो गैर कानूनी लोग हैं उनकी ज़िंदगियों दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाई हैं। मकसद उनका सिर्फ ये है कि लोग उनसे सीखें कि जो लोग सर्वाइव करके भी आ जाते हैं उनको भी 15-15 साल यहाँ स्टक रहना पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए, अगर वो बच जाते हैं। तो पहले नंबर पे तो ये है कि इंडिविजुअल का कसूर है, जो बंदा खुद फैसला ले रहा है और 25-30 लाख रुपया दे रहा है, ठीक है। और डेथ अपना सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करके आ रहा है कि जी मैं इस रास्ते, उसे बिल्कुल पता है, रोजे रोशन की तरह वो बंदा जानता है जो बंदा आ रहा है। सबसे पहले उस बंदे का कसूर है, उनके पेरेंट्स का कसूर है, फिर एजेंट का कसूर है, फिर हमारे अदारों का कसूर है। एजेंट आपको कभी भी नहीं कहेगा कि आप ना करें, उसने पैसे कमाने हैं और उसका यही धंधा है, उसने वो धंधा करना है। और यकीनन हमारे अदारों का फेलियर है कि ये एक्सेस देते हैं और ये जाने देते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लीबिया जाने पे पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि अब लोगों को पता है कि लीबिया बासानी जा सकते हैं। तो आगे हम चलेंगे, 3-4 दिन का सफ़र है जिस तरह वो बताया जाता है, तो इतना आसान नहीं है जितना आसान बताया जाता है। और ये पहला और आखिरी हादसा नहीं है बदकिस्मती से, ये आगे भी होते रहेंगे, ये नहीं रुकेंगे। और ये रिपोर्ट इसलिए हो गया है क्योंकि इनमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, पाकिस्तानियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो एक चीज़ को हाइप मिल गई है। यानी कि उसी इसमें दिन जिस दिन ये हादसा होता है फरहान भाई, उसी दिन एक और शिप वहां से गुजर रहा था जिसमें 60 लोग सवार थे। उसी दिन जिस दिन ये हादसा होता है, आप देखें, बेहिसी की इंतहा, जहालियत की इंतहा। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ डेली की बुनियाद पे ऐसी चीज़ें आती हैं, यानी कि छोटे छोटे जो शिप है उनके अंदर लोग होते हैं और वो जा रहे होते हैं, और ये डेली की बुनियाद पे हो रहा है। यानी कि इसमें वाज़े इम्कानात मौजूद हैं कि ये जो मनी चेंज है ये अक्रॉस द बॉर्डर चलती है और उसमें तमाम लोग शामिल हैं। जिस तरह ये कोस्टल गार्ड्स के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई भी ऐसा मामला हो सकता है जिसमें खुदा ना खास्ता, ज़ाहिर है जब ये इनलीगल जो है वो सफ़र कर रहे हैं तो इनको इंसान तो समझा ही नहीं जाता। तो ये जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि ये कश्ती डिबोई जा सकती है जहाज़, तो ये भी पॉसिबिलिटी इसका मतलब है कि इम्कानात हो सकते हैं अगर इसकी तहकीक की जाए। देखिए जी, ये तो तहकीकात होंगी तो फिर ही पता चलेगा। कबल वक्त ये कहना कि इन्होंने जानबूझ के किया है, अगर इन्होंने जानबूझ के किया होता है, कॉमन सेंस की बात है, तो ये 104 लोगों को भी रेस्क्यू ना करते, 79 डेड बॉडीज़ को भी रेस्क्यू ना करते, और अपनी टेरिटरी से बाहर जाके भी रेस्क्यू ना करते। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर तहकीकात हुई तो ये पता चल जाएगा कि ये किस तरह हुआ है। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया फरहान भाई ये है कि लोगों ने खुद फैसला करना है कि उन्होंने ऐसे ही मरना है या उन्होंने फैसला लेना है कि हम बायदा लौ जाएंगे, विद रिस्पेक्ट जॉब करेंगे और अपने प्यारों में जब दिल करेगा हम वापस आएंगे, या इसी तरह समंदरों की नज़र होना है। ये लोगों को सोचना चाहिए। सबसे कसूरवार पहले वो इंडिविजुअल है जो ये फैसला ले रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि अगर आप लोग 35 से 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसके बावजूद अपने डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करके जा रहे हैं, तो ये इंतहाई बेवकूफ़ाना फ़ैसला होता है। और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि ये तकरीबन 14 से 15 साल हो गए इनको यूरोप में, और ये मुख्तलिफ यूरोप कंट्रीज़ में जाकर जो है उन लोगों के इंटरव्यूज़ करके बताते हैं कि आप लोग अगर सर्वाइव करके पहुंच भी जाते हैं तो आपको 14-14, 15-15 साल स्टक रहना पड़ता है, और उसके बाद भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट होती है नहीं, वो भी आपकी किस्मत का फ़ैसला है। तो मैं समझता हूँ अपनी ज़िंदगी के इतने साल ज़ाया करने से बेहतर है कि आप लोग बाय लॉ जाएँ, बाय डॉक्यूमेंटेशन जाएँ, और अगर नहीं तो आप पाकिस्तान में रहकर भी इससे अच्छा काम जो है वो कर सकते हैं। अली भाई, आपका बेहद शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये यूनान में मौजूद हैं इस वक्त, और ये जो एक अनहोना बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है इस पर हमें गाइड कर रहे थे।
मज़ीद आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे फरहान ज़फ़र को न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।